हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है अपना चैनल सुजय पठाई जी में। और हम लोग चल रहे थे समान विज्ञान के लिए सेट चल रहे थे। जो आज केमा सेट हो जाएगा तो आज पाँचवा सेट हो जाएगा। और पीछे 4 सेट दिए हैं। जो वीडियो बना है वो चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे जाइए जाकर देखिए और अपना अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा लगा और प्रश्न कैसे हैं। ऐसे सब सारे प्रश्न PYQ से लिए गए हैं, ठीक है। और इसे ज़रूर अपने आप बना कर देखें और बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो इसमें आंसर भी दिया गया, आंसर भी मैं बताऊंगा, आप उसे याद करते जाइए, ठीक है। तो चलिए आज पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, कि इसको मापने के लिए स्टाइलागोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शुद्ध गति श्यानता को मापने के लिए किया जाता है, या बी नंबर कह रहा है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, या सी कह रहा है अपवर्तनांक सूचक को मापने के लिए, या डी कह रहा है प्रकाशित क्रियाकलापों को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। किसका क्या है? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में रिक्त स्थान मापने के लिए किया जाता है। मतलब ओडोमीटर का इस्तेमाल गाड़ियों में किस किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दूरी मापने के लिए। किसका? दूरी मापने के लिए गाड़ियों में ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गाड़ी में किसका उपयोग किया था? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दिशा को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंपास का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, स्पीडोमीटर, देखिए गाड़ी की चाल जो पता करनी रहती है, स्पीड पता करना रहता है, उसके लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे कर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ठीक है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मात्रक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेंचुरी मीटर, या रोटामीटर, या पिटॉट मीटर, ट्यूब, या तप्त तार पवन वेग मापी तप्त तार पवन वेग मापी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिटॉट ट्यूब। क्या होगा? पिटॉट ट्यूब, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? पिटॉट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि टैकोमीटर रिक्त स्थान का मापन करता है। मैंने टैकोमीटर किसका मापन करता है? इसका आंसर आपको बताना है। टैकोमीटर किसका मापन करता है? तो टैकोमीटर किसका मापन करेगा? तो ये करता है गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को, गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को, ठीक है। टैकोमीटर किसका मापन करता है? जिसको कहते हैं जी RPM, RPM, ठीक है। ट्रैकोमीटर का प्रयोग किसका लिए किया जाता है? गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल, जैसे RPM भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में क्या होता है ये पूछ रहा है। करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, कौन सा होगा आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ठीक है। अच्छा, इसको में कहा जाता है कि मल्टीमीटर, जिसको बहुमापी भी कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या क्या मापा जाता है? तो धारा मापा जाता है, वोल्टता मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है और निरंतरता मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्टर रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, यह हम लोग को जानना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये बात सही है कि इसे 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं। तो यह एक लघुगणकीय पैमाना है। तो हाँ, ये भी सही है, ये लघुगणकीय पैमाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला कह रहा है कि इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। तो हाँ, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। भूकंप को मापा जाता है रिक्टर पैमाने द्वारा, ठीक है। अगला कह रहा है कि डी नंबर, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप,
8 से 9 की तीव्रता नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या कुछ इसे पूछ रखा जाए, गलत हमको जानना है, तो गलत यही कौन है, तो डी वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप नहीं, हल्का नहीं तीव्र भूकंप का होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला लिख रहा है आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, या फिर हिप्सोमीटर, या फिर फेदोमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। किसका हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ की घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, तीसरा द्रव्य की अपेक्षिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। ठीक है, अच्छा आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर कहा जाता है। किस क्या आता है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये हाइड्रोमीटर दूसरा कुछ होता है और हाइग्रोमीटर दूसरा कुछ होता है। ठीक है, दूसरा होता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आर्द्रता में घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे फेदोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र से ऊंचाई नापने के लिए क्या किया जाता है, तो हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, लेजर का, रडार का, स्कूबा का, या सोनार का। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार का। ठीक है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का। अच्छा सोनार का पूरा नाम क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, लेजर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शैल चिकित्सा में किया जाता है, धातुओं को तोड़ने में किया जाता है, युद्ध में दुश्मनों को हथियार नष्ट करने में लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से रडार में आ जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। वायुयान की दिशा और ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद स्कूबा, स्कूबा, स्कूबा जो है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए स्कूबा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, प्रकाश की गहराई, पानी की गहराई, मछली की सघनता, या समुद्री वनस्पति की सघनता। किसको मापने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है पानी की गहराई। किसको, पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत जो होता है वो सोनार की तरह ही किया जाता है, सिद्धांत सोनार की तरह ही है। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करा कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यात्रा की दूरी मापने के लिए अगर क्या कर रहा है यहाँ, दूरी, दूरी मापने के लिए तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है, दूरी मापने के लिए अगर पूछे तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूरी मापने के लिए कहा जाए तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पीडोमीटर दूरी जैसे चाल मापने के लिए, गति मापने के लिए कहे तो क्या हो जाएगा, तो स्पीडोमीटर का प्रयोग, वाहनों की गति अगर कहे तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ट्रैकोमीटर, ट्रैकोमीटर का प्रयोग कहा जाता है वायु की गति मापने के लिए, सॉरी वायुयान की गति मापने के लिए ट्रैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुयान की गति मापने के लिए ट्रैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के आधार पर, किसके, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की निश्चित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, परमाणु संख्या के साथ लगभग उसके दुगुना होता है। तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 परमाणु द्रव्यमान, जिसका परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक होता है। ठीक, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 3। इसका क्या बन जाएगा, 14 अनुपात 3। 14 अनुपात 3 कहाँ है,
14:3, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे कर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ठीक है, तो होता है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है 13 नंबर पर डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण या फिर द्रव्यमान का संरक्षण, किसके पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक संयोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, रासायनिक संयोजन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अच्छा, पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो, ठीक है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण कुछ भी होता है, तो वो यौगिक हो या मिश्रण हो, वो सूक्ष्म कणों से ही बना होता है, छोटे छोटे कणों से ही बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। ये डाल्टन का सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणु पदार्थ के अविभाज्य कण है। परमाणु जो है वो पदार्थ का अविभाज्य कण है। डाल्टन कहते हैं कि परमाणु जो है वो पदार्थ का अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन जी का कहना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमको सही ढूंढना है। सही में आगे बढ़ते हैं। तो एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होते हैं। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु परमाणु का तो अविभाज्य कण है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग नहीं होता, इससे गलती हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर परमाणु पदार्थों के अविभाजित कण है, हाँ ये परमाणु जो है पदार्थों के अविभाजित कण है, ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग डाल्टन जी के सिद्धांत को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो डाल्टन जी के सिद्धांत के अनुसार कहता है कि प्रत्येक पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। ये बात दूसरा हो गया कि जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए इसको हमें प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना है इनके नियम के अनुसार। तो प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना हुआ है जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु है उससे बना हुआ रहता है पदार्थ, लेकिन परमाणु जो है वो अविभाज्य है, ये डाल्टन जी का कहना था। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया था ना कि समान तत्वों के अणु का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। नहीं, तो देखिए भिन्न भिन्न तत्वों का कह रहा है, यहाँ समान लिखा हुआ है, समान नहीं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और समान तत्वों के परमाणु के गुण समान होते हैं। ठीक है, परमाणु अविनाशीय होता है। ठीक है, इनका कहना था डाल्टन जी का कि परमाणु जो है अविनाशीय होता है, मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, डाल्टन जी का ये सब कहना था। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन का अनुपात कैसे क्या होगा, इसको हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40। कितना होता है, 40। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 16। कितना जाएगा, 16। इसको हमको काटना है, तो 8 दूनी का 16 और 8 5 40। ठीक है, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5:2। 5:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 5:2 सही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। मैंने निम्नलिखित में से क्या जो है, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
तो पहला कह रहा है कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। तो भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न रासायनिक द्रव्यमान और गुण होते हैं। तो हाँ, एकदम सही है। भिन्न तत्व में भिन्न होता है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या में अनुपात में सीमित होता है, ये भी सही है। इसलिए चलता है परमाणु अदृश्य कण होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया से में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है। और फिर ऑप्शन नंबर कहा कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते नहीं, ये कहा कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये कहता अणु नहीं कहा था, इन्होंने कहा था परमाणु। ठीक है। छोटा कण क्या था? परमाणु था। ठीक है। अणु नहीं था, इसलिए अणु जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? मैंने परमाणु के अविभाज्य किसने कहा था? तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कहा था। ठीक है। किसने कहा था? तो डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य के बताया था। ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न क्या करा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में की तरह बता रहा है, कौन सा अवधारणा है? तो इसमें देख रहे हैं कि कौन सा अवधारणा होगा। यौगिक बनाने के लिए जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अवधारणा क्या था, इसे जाना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था? तो द्रव्यमान संरक्षण में क्या कहा गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसी अवधारणा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो हम लोग पढ़ के देखते हैं कि भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ये भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर पारा नहीं कर रहा। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, हाँ देखिए आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की तरह है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 18 नंबर कह रहा है कि प्रस्तावित किया था कि किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था कि जॉर्ज डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्या करा है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किए थे? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा ये भी किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ये किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैंसर से। किससे हो जाएगा? कैंसर से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी किससे है? तो कैंसर से है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो कवक जो है, कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया नहीं, कवक बैक्टीरिया कहाँ से हो जाएगा? वायरस भी नहीं होगा, परजीवी भी नहीं होगा। ये हो जाएगा कुकुरमुत्ता। क्या हो जाएगा? कुकुरमुत्ता का अध्ययन था। कुकुरमुत्ता किसको कहा जाता है? मशरूम को हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। ठीक है। तो मशरूम जो होता है वो कवक होता है। ठीक है। मशरूम क्या होता है? कवक होता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओनेरियोलॉजी में हम लोग सपना का अध्ययन करते हैं। सपना जो रात में सोते हैं और जो सपना आता है उसके बारे में ओनेरियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक किसके लिए होता है? तो जहर के लिए होता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जहर का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि टैक्सोनॉमी जो है वो मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी किससे संबंधित होगा मूल रूप से? टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी क्या होता है कि वर्गीकीय विज्ञान वर्गीकरण के बारे में। तो ये किसमें पढ़ा जाता है? तो जैव विविधता में पढ़ा जाता है। किसमें पढ़ा जाता है? जैव विविधता में इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न इस साइड है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन किसके में किया जाता है? तो ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि किसमें? उत्तक विज्ञान में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो उत्तक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न कह रहा है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। क्या हो जाएगा? इकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? इकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर चलते हैं तो
क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्लाइमेटोलॉजी में होगा पृथ्वी के जलवायु मौसम के दीर्घकालीन पैटर्न या इसमें होने वाले बदलावों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो मौसम के बारे में किसमें होता है? तो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में किया जाता है पशु व्यवहार का जानकारी लिया जाता है। किसमें? तो इथोलॉजी में। पशु व्यवहार किसमें आ जाएगा? तो इथोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश पराग के केंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा घटक है जो पराग केंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका द्रव होता है, कोशिका भित्ति भी होती है, और राइबोसोम। कौन नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता। कौन सा नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ठीक है। कौन सा नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे चल सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव कोशिकाओं में, क्या मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज के विघटन में किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आज के लिए लास्ट प्रश्न और देखते हैं क्या है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? ऊर्जा मुद्रा मैंने ऊर्जा किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। किस रूप में होता है? तो ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। और आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसे कमेंट करें, हम ज़रूर इसे सुधारने की कोशिश करेंगे और नए नए प्रश्न लाते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।